वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किस तरह के लॉट पर बनी हुई है, वहां का एक्सटर्नल लैंड कैसा है, स्ट्रक्चर कैसी है और हाइट किस तरह की है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से वास्तु, एक्सटर्नल लैंड, स्ट्रक्चर एंड हाइट विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पल्लवी जी, आज का जो विषय है वास्तु, एक्सटर्नल लैंड, स्ट्रक्चर एंड हाइट, इस पर क्या कहेंगे? वास्तु शास्त्र के अंदर जब कोई आप नया घर बदलना चाहते हो या अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हो तो एक कॉमन जानकारी आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि क्या क्या बातें मेजॉरिटी लोगों को सूटेबल नहीं होती है, किससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका घर बना हुआ है तो बाहर की चीज़ों से यानी कि एक्सटर्नल पोजीशन से क्या वास्तुदोष आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर करता है वो आप देख सकते हो। और अगर आप नया घर पसंद करना चाहते हो तो अपने घर की दिशाएं और अपने घर के स्ट्रक्चर के साथ साथ आसपास का स्ट्रक्चर किस तरह से अनइवन शेप में है, उसकी हाइट्स आपके मकान को किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है, ये बातों का भी ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। जी। जैसे मैं यहाँ पे यूएस में काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान कैलिफोर्निया वगैरह साइड मैंने देखा हुआ है, एनाहाम हिल है और काफ़ी तरह की अलग अलग लोकेशन के ऊपर आप घर देखेंगे तो एक स्ट्रीट बनी होती है जिसके दोनों दिशाओं के अंदर राइट और लेफ्ट घर बना हुआ होता है। पूरा डेवलपमेंट ऐसा होता है कि वो हिल के ऊपर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी एक ऑपोजिट कॉर्नर के अंदर घर को सिलेक्ट करते हो तो सामने वाले घरों की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आपका घर वहाँ पे दब जाता है। तो इस तरह की पोजीशन में जो रहने वाले लोग हैं, जिसका घर ऑलरेडी हाइट पे आता है, उनके लिए तो अच्छा है, उनको ऑलरेडी फ़ायदा है। लेकिन जिनका घर हाइट के ऑपोजिट पड़ता हो यानी कि इट्स इनडायरेक्टली उनका घर झुका हुआ हो, सामने वाली की बिल्डिंग के मुकाबले में ऑपोजिट दिशा की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर झुका हुआ हो या ये कह सकते हैं कि हाइट में छोटा हो, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ के ऊपर एक्सटर्नल के वास्तुदोष की वजह से कई बार अनजाने में नुकसान खड़े हो जाते हैं। जी, वास्तु क्या कहता है कि किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? राइट, बहुत बार हमें ये बात पता ही नहीं चलती। हम ये सोचते हैं कि मेरा घर तो ईस्ट फेसिंग है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरा घर तो नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ है, ये घर में आके मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन कई बार आधी अधूरी जानकारी आदमी को परेशान कर सकती है। वैसे वास्तु बहुत नॉलेज वाला, बहुत डीपली नॉलेज वाला सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आपने सिर्फ अपने घर की दिशा और रख रखाव को ठीक किया है और अगर आप एक्सटर्नल पोजीशन को फोकस नहीं करते हो, उसके बारे में नहीं सोचते हो, तो कई बार हो सकता है कि वो वास्तुदोष की वजह से सर्टेन टाइम के बाद आपके घर की इफेक्ट बदल जाए और कई बार उससे आपको वास्तुदोष का सामना करना पड़ता है। जी। जैसे आपने कहा कि क्या क्या इफेक्ट हो सकती है, तो सबसे पहले वास्तु इस बात को बिलीव करता है कि अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे बना हुआ हो जिसमें अनइवन शेप यानी कि पूरा बैलेंस स्लोप वहाँ पे ना हो और अनइवन घर बने हुए हो, तो सबसे ज़्यादा हाइट वाला जो घर है वो आपको पसंद करना चाहिए। पहले से अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप नया घर देख रहे हो, उन लोगों के लिए तो ये जानकारी ज़रूर पावरफुल है। आप ये कोशिश की जाए कि आपके घर का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हाइट पे हो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वास्तु दोष की जानकारी जो परेशानी से निकलने वाले लोग, जो कि ऑलरेडी जिनके घर लोअर लेवल पे बने हुए हैं, ऐसे लोगों को जो सामने की दिशा नॉर्थ पड़ती हो, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को लगातार अपने करियर के अंदर छोटी मोटी परेशानियाँ बनी रहती है। वो जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस प्रोफेशन में, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, लेकिन अगर उनके अपोजिट दिशा के घर के अंदर नॉर्थ अगर उनका झुका हुआ हो, नॉर्थ अगर उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता हो और नॉर्थ की एनर्जी उस मकान को नहीं मिलती है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को हमेशा अपने करियर से रिलेटेड वास्तुदोष दिखाई देता है। आगे चल के अलग अलग दिशाओं के हिसाब से क्या क्या इफेक्ट हो सकती है और उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी डिस्कस करेंगे। जी पल्लवी जी, स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल लैंड की बात हो रही है, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि वास्तु के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो बड़े समांतर स्तर पर सबके लिए एक समान है। फिर चाहे वो घर इंडिया का हो या अमेरिका का हो, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह की बनावट उनकी अलग अलग तरह की है। जो लोग मान लीजिए कि कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज इंडिया में है और फिर अमेरिका में है,
उनको उनके लिए किन किन चीज़ों को गौर करना होगा, किन किन चीज़ों को समझना होगा कि वास्तु के प्रिंसिपल इंडिया की कंस्ट्रक्शन में शायद कुछ अलग होंगे और अमेरिका की कंस्ट्रक्शन में कुछ अलग होंगे? कोई भी आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या अच्छी आदतें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है उसके अपने घर से, उसकी अपनी ज़िंदगी से। जी। अगर इंडिया में आपका घर बना हुआ है और अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो और आपको सही टाइम पे जानकारी मिल जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि सारे प्रिंसिपल, सारे अच्छे रूल्स जो कि वास्तु के नियमों के अंदर आते हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट और रहने वाली दोनों प्रॉपर्टी को लिया जाए। अगर सपोज आप जहाँ पे रहते हो वो घर के अंदर बहुत सारा वास्तु दोष है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी बहुत सही दिशा की है, फिर भी आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो रहने वाले घर को सबसे पहले देखा जाता है कि जो घर आप बना रहे हो या अगर आप नया घर लेना चाहते हो, तो जिस लॉट की आप पसंदगी करते हो वो लॉट के आगे से जाने वाला रास्ता अगर ज़्यादा हाइट पे हो, यानी कि आपका लॉट झुका हुआ हो, उसके बाद उसके अपोजिट जो आपके नेबर के, आपके जो बराबर सामने रहने वाले आदमी की बिल्डिंग की हाइट और ज़्यादा अप हो, और ये बात 10-15 फीट से ज़्यादा हो, यानी कि उसका घर 3 फीट 7 फीट के बाद कोई भी हाइट पे बनता हो, आपके मुकाबले उसका घर 5 फीट बड़ा हो, उसकी बिल्डिंग 7 फीट बड़ी हो, 12 फीट हाइट पे हो और आप उतने झुके हुए हो, तो ऐसे लोगों को जितनी हाइट ज़्यादा होती है उतनी हद तक नुकसान जल्दी होता है और ज़्यादा देर तक रहता है। तो उस घर में रहने के बाद आपको वो असर, वो इफ़ेक्ट, वो वास्तुदोष की इफ़ेक्ट 1 साल के बाद होगी, 3 साल के बाद होगी या 5-7 साल के बाद होगी, वो सामने वाले की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो भी वास्तुदोष एक्सटर्नल लैंड से क्रिएट होता हो, वो वास्तुदोष उस घर में लंबे अरसे तक रहता है। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वो आपको करियर में बैलेंस नहीं होने देता, वहाँ पे आपको सेटल नहीं होने देता। आपने अमेरिका में ये बात बहुत सारे लोगों के यहाँ से सुनी होगी कि जब तक वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में थे उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाती थी, और जब वो सिंगल फैमिली होम बनाते हैं, उसका सेकंड स्टेप जब लाइफ का शुरू हो जाता है या उसके बाद जब वो बड़ा घर बनाते हैं, तब कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग होती है, तो वो हाइट पे होते हैं। तो वास्तु हमेशा हाइट को ज़्यादा बिलीव इसलिए करता है कि जितना अगर आप ग्राउंड लेवल पे होते हो, जितने आप ज़मीन के साथ होते हो, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से जगह का वास्तुदोष आपके ऊपर आसानी से इफेक्ट कर सकता है। जितना अगर आप 4th-5th बिल्डिंग के बाद, अगर हम बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग के बारे में बात करें, तो वास्तु कंसल्टेंट को अपार्टमेंट खरीदने से पहले पूछा जाता है कि मुझे कौन सा फ्लोर लेना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादातर हाइट के ऊपर जाके रहो, कि आप टॉप फ्लोर ले सकते हो या आप 19th फ्लोर ले सकते हो, 8th फ्लोर ले सकते हो, लेकिन 5 फीट के बाद के फ्लोर की, 5 फ्लोर के बाद की एडवाइस दी जाती है जी। तो अगर आप हाइट पे होते हो तो आपको कॉस्मिक लेयर के फायदे मिलते हैं, और ज़्यादातर जो कि ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड, यानी कि ज़मीन के भूमि से रिलेटेड दोषों की इफेक्ट होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन कॉस्मिक लेयर रहता है तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे होते हो तो साउथ वेस्ट की एनर्जी ज़्यादा हैवी हो जाने की वजह से उस जमीन के अच्छे या बुरे प्रभाव आपके ऊपर तुरंत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जी। बहुत दफ़ा ऐसी जो अगर घरों की अगर हम बात करें या लैंड की बात करें, कैलिफोर्निया एक जगह है जहाँ पर इस तरह के, भले वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया हो या सदर्न कैलिफोर्निया हो, टेक्सास में भी इस तरह के घर बहुत हैं और एरिजोना में भी इस तरह के घर हमने देखे कि ऊपर नीचे वाली परिस्थिति है। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं एक्सटर्नल लैंड स्ट्रक्चर एंड हाइट एंड वास्तु विषय पर। इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।